भी कातिल पुलिस के नजरों के इतने नजदीक इतने करीब होता है, फिर भी पुलिस उस कातिल को पहचान नहीं पाती है, क्योंकि वह मरने वाले का अपना ही बन करके पुलिस के साथ मिल करके गुनहगार को खोजता रहता है। और लेकिन अंत में पुलिस उस भेड़ियों को जो शेर की खाल में पुलिस की मदद करते रहता है, पुलिस के साथ कातिल को खोजते रहता है, उसको पकड़ ही लेती है। नमस्कार, मैं हरेंद्र और आज आप इस क्राइम स्टोरीज में इलाहाबाद अब जो प्रयागराज हो गया है, उसी प्रयागराज की रहने वाली शालिनी की कहानी सुन रहे हैं। दरअसल यह कहानी 20 फरवरी 2022 के शाम की है। 20 फरवरी 2022 के शाम जो प्रयागराज का हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट जो प्रयागराज हाई कोर्ट हो गया है, उसी हाई कोर्ट के कुछ दूरी पर एक ग्राउंड है, या यूं कहें कि जो है पार्क है, जहां पर लोग सुबह और शाम में टहला करते हैं। तो हर दिन की बात ही उस 20 फरवरी 2022 को भी लोग वहां पर टहलते हैं। और तभी वहां पर एक वकील साहब जो रहते हैं, वह उस पार्क में उस मैदान में टहल रहे थे। उनको कुछ पार्क के बगल से बदबू आता है। हालांकि वह बदबू जो है 2-3 दिन से वहां पर टहलने वाले, वहां से गुजरने वाले लोगों को आ रहा था, लेकिन उस दिन बदबू जो है काफी बढ़ जाता है। फिर वकील साहब जहां से बदबू आ रहा था वहां उसके नजदीक जाते हैं, तो वहां पर एक कुआं था, और वह कुआं काफी फेमस भी था उस इलाहाबाद हाई कोर्ट एरिया जो रहता, और उसको लोग जो है मौत का कुआं कहकर पुकारते थे, क्योंकि बहुत सारी वारदातें उस कुआं में हो चुकी थी। इसलिए वहां के जो आस पड़ोस के जो लोग थे, वे लोग उस कुआं का नाम जो है मौत का कुआं दिए थे। तो वकील साहब वहां पर जा करके देखते हैं, और जब उस सामने जाते हैं तो उनको कंफर्म हो जाता है कि कुआं का अंदर से ही बदबू आ रही है। और जब कुआं में झांकते हैं तो अंदर में और तो कुछ दिखाई नहीं देता, बहुत सारा कचड़ा रहता है, और एक बोरी दिखाई देता है कि सफेद रंग की एक बोरी जो है नीचे है, वहीं से शायद बदबू आ रही है। वकील साहब खुद वकील थे, और वह तुरंत जो है 100 नंबर पर पुलिस को जानकारी देते हैं, और फिर जो है पुलिस कंट्रोल रूम से उस संबंधित थाना जो रहता है उसको इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस आनन फानन में तुरंत वहां पहुंचती है, और जब पहुंचती है तो कुआं काफी गड्ढा था। उसके बाद पुलिस जो है उस इलाके के फायर ब्रिगेड को इन्फॉर्म करती है। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आते हैं उस कुआं पर, और फिर जो है वह सीढ़ियों के माध्यम से फायर ब्रिगेड का एक कर्मचारी नीचे उतरता है, और फिर उसके बाद एक और कर्मचारी नीचे उतरता है, और फिर उस जो सफेद रंग की बोरी थी उसको बाहर निकाला जाता है। और जब बाहर निकाला जाता है तो बदबू और बढ़ जाता है, सभी लोगों को अपने नाक पर रुमाल लेना पड़ता है, और वह बोरा जो था उसको अच्छी तरह से सिलाई किया गया था। पुलिस फिर जो उस बोरे को खोलती है, और जैसे ही खोलती है तो अंदर में जो है एक लाश रहता है। और काफी दिनों पहले इस लाश को, इस बोरी को इस कुएं में डाला गया था, तो लाश लगभग बहुत सड़ चुकी थी। उस लाश का जो है शक्ल भी ठीक से पुलिस पहचान नहीं पा रही थी। लेकिन इतना पुलिस को कंफर्म हो गया था कि जो लाश है वह किसी लड़की की है। और उसके बाद पुलिस जो है उस शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और चूंकि मामला जो हाई कोर्ट, जो इलाहाबाद जो प्रयागराज हाई कोर्ट है उसके आसपास का था, बहुत सारे यह जो खबर जो है स्थानीय मीडिया में, न्यूज़पेपर में फैल गया। उसके बाद पुलिस भी बाकायदा जो है लोकल मीडिया रहती है उसको बुला करके सारा इस केस का जानकारी देती है कि किस तरह से उन्होंने एक बोरी बरामद किया, फिर किस तरह से उन्होंने इस बोरी को कुएं से बाहर निकाला और उसमें लाश मिला है। और पुलिस को उस लाश से कुछ भी पहचानने के लिए नहीं मिलता है, ना ही कोई आधार कार्ड, ना ही कोई ऐसा डॉक्यूमेंट कि वह पुलिस यह पहचान सके कि उस लाश का जो है क्या नाम है और क्या उस कहाँ की रहने वाली है। लेकिन पुलिस जब उसके सारे बॉडी वगैरह को देखती है तो देखती है कि उसके बाएं हाथ पर जो है टैटू है, और उस टैटू में रवि नाम लिखा हुआ है। तो पुलिस समझती है कि शायद हो सकता है इसके भाई या फिर किसी का नाम जो है, इसके पति का नाम जो है रवि होगा, इसलिए इसने अपना हाथ पर जो है रवि गुदवाया है। पुलिस जो आगे इन्वेस्टिगेशन करती है, लेकिन पुलिस इस सारे जो डेड बॉडी मिलता है और उसके हाथ पर जो टैटू रहता है उसको बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पत्रकारों को, जो लोकल मीडिया रहते हैं न्यूज़पेपर वाले, उन सबको जानकारी दे देती है। अगले दिन जो है यह खबर न्यूज़पेपर में छपती है, और साथ में 100 का जो है वह भी फोटो रहता है, और जो उसके बाएं हाथ पर
टैटू रहता है रवि नाम का, उस टैटू का भी फोटो न्यूज़पेपर में आता है, मीडिया में आता है। अभी तक पुलिस जो है एकदम ब्लैंक थी, क्योंकि कातिल का तो पता छोड़िए, यहाँ पर जो मरने वाला था, जो मकतूल था, उसका ही पता नहीं मिल पा रहा था कि क्या नाम है और कहाँ की रहने वाली वो लड़की है जिसका लाश पुलिस ने बरामद किया है। लेकिन तभी अगले दिन, तभी एक दो दिन के बाद, जिस दिन यह खबर प्रकाशित हुआ था, उसके बाद एक शख्स उस संबंधित थाना में आता है और आने के बाद कहता है कि आपने जो शव बरामद किए हैं उस कुएं से, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के नज़दीक में है, उस शव को हम लोग देखना चाहते हैं। और चूंकि मेरी भी बेटी जो है गुमशुदा है, उसका पता नहीं चल पा रहा है, तो हम लोग देखना चाहते हैं उस शव को। पुलिस तुरंत उनको मॉर्चरी लेकर के जाती है, और जब मॉर्चरी में लेकर के जाती है तो जो शख्स पुलिस स्टेशन गया रहता और पुलिस से रिक्वेस्ट करता उस लाश को दिखाने के लिए, वह शख्स रोने लगता है उस डेड बॉडी के पास और बताता है कि यह मेरी बेटी शालिनी है, और मेरी 4 बेटियों में से एक जो है, इसका नाम शालिनी था, और यह जो है फुटबॉल खिलाड़ी थी। और जैसा कि आपको बताते चले कि जो शालिनी थी, जिसका डेड बॉडी मिला था, वह काफ़ी तेज तर्रार लड़की थी। फुटबॉल में भी उसने ना केवल स्टेट लेवल पर बल्कि नेशनल मैच भी खेले थे, और फुटबॉल के अलावा वह पढ़ाई में भी काफ़ी अच्छी थी। और उसने इलाहाबाद से ही मैनेजमेंट का डिग्री लिया था, और उसके बाद फिर उसको दिल्ली में जॉब भी मिला था, और वह साथ साथ अपना फुटबॉल का भी प्रैक्टिस करती थी, और जॉब भी करने के लिए वह दिल्ली चल गई थी, और वहाँ पर वह अच्छी कंपनी में एक जॉब करती थी। तो इस तरह से वह खेल कूद में भी अच्छी थी और पढ़ाई में भी अच्छी थी। ये सारी बातें जो है शालिनी के बारे में उसके पिता पुलिस को बताते हैं, और जब पुलिस को यह जानकारी देते हैं कि वह फुटबॉल खिलाड़ी होने के साथ साथ दिल्ली में जॉब भी कर रही है, और सारा जानकारी पुलिस को जितना चाहिए था उस डेड बॉडी के बारे में अब मिल गया रहता है। और लेकिन पुलिस एक सवाल उनसे पूछती है कि आपके बेटी के हाथ पर जो टैटू है, और इस टैटू में रवि लिखा हुआ है, इस रवि के बारे में हमें कुछ बताइए कि ये कौन है रवि है। शालिनी के पिता पुलिस को यह बताते हैं कि रवि जो है ये शालिनी का दोस्त है, हम ही लोग के घर के करीब में रहता है और हम लोगों के घर आता जाता है, काफ़ी दिनों से दोस्त हैं, क्योंकि रवि भी फुटबॉल प्लेयर है और शालिनी भी फुटबॉल प्लेयर थी, तो प्रैक्टिस एक ही मैदान में होता था। इन लोगों के बीच दोस्ती हो गई थी, और रवि भी हमारे घर में आता है, हम लोग इसको जानते हैं। और रवि के पिता भी जो है रेलवे कर्मचारी थे, वे रिटायर्ड हैं, तो रवि अच्छा लड़का है। इन्फॉर्मेशन पहुंचती है कि रवि जो है उसका सिर्फ दोस्त है, और तो पुलिस बोलती है ठीक है, अच्छा दोस्त है तो अच्छी बात है, लेकिन हम लोग जो है रवि से बातचीत करना चाहते हैं। और पिता ने पुलिस को अभी बताया था कि दरअसल शालिनी जो है दिल्ली में रहती थी, और दिल्ली से वह बोल करके निकली थी कि वह अपने घर प्रयागराज आ रही है। जैसा कि उसके मकान मालिक ने 2-3 दिन के बाद फ़ोन किया, और हमें इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी कि वह प्रयागराज इलाहाबाद आ रही है। लेकिन जब मकान मालिक ने यह फ़ोन किया कि तुम वापस कब आ रही हो, तो हम लोगों का माथा ठनका, और उसके बाद फिर हम लोग छानबीन खोजबीन शुरू की। और यही बात जब हमने रवि को बताए, तो रवि भी जो है हम लोगों के साथ शालिनी को खोजने में मदद कर रहा है। पुलिस जब सारी बातें सुनती है कि रवि जो है शालिनी को खोजने में शालिनी के परिवार वालों को मदद कर रहा था, तो पुलिस भी उससे बातचीत करना चाहती थी, क्योंकि वे लोग एक साथ प्रैक्टिस किया करते थे और उन लोगों के बीच दोस्ती थी। तो पुलिस कुछ ऐसा कोई दुश्मनी का एंगल या फिर किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ हो, यह सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए, क्योंकि रवि उसका दोस्त था शालिनी का, शायद वह कुछ क्लू या कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दे सके। पुलिस जो है रवि को बुलाती है, तो रवि ज़्यादा दूर था नहीं, वह भी पुलिस स्टेशन गया था। उसके बाद पुलिस जो है रवि से पूछताछ करती है। रवि ने पुलिस को बताया कि वे लोग फुटबॉल के मैदान में मिले थे और एक अच्छे दोस्त थे, हम लोग शादी भी करना चाहते थे, और उसके पिता जो है रेलवे से रिटायर है। सारी बातें वह पुलिस को बताता है। पुलिस को ना जाने क्यों वह टैटू, उस शालिनी के हाथ में जो टैटू था उसमें रवि नाम लिखा हुआ था, और उस टैटू को देखने के बाद से ही पुलिस का शक जो है उस रवि नाम आ जाता है। लेकिन कोई ऐसा सबूत, कोई गवाह ऐसा मिलता नहीं है, और बाद में भी जब मिलता भी है रवि, तो शालिनी के खुद पिता उसके बारे में बताते हैं कि वो एक अच्छा लड़का है, हम लोगों के घर आता भी है, और हम लोगों के इन दोनों का जो दोस्ती है उसके बारे में हम लोग जानते भी हैं। लेकिन जब पुलिस रवि का CDR रिपोर्ट चेक करती है, उसका मोबाइल डिटेल्स चेक करती है, तो उसमें
एक चीज देखती है कि शालिनी ने वैलेंटाइन का पहले, जैसा कि शालिनी के पिता ने बताया था कि मकान मालिक ने जैसा फोन करके बताया था कि वह पहले ही 2-3 दिन पहले ही दिल्ली से निकल चुकी है प्रयागराज के लिए, और यह बात शालिनी के घर में नहीं मालूम थी। लेकिन उस डेट को भी रवि के मोबाइल में जो है बातचीत का सीडीआर रिपोर्ट में दिखा रहा था, और उसके बाद भी शालिनी का जो है मोबाइल नंबर और रवि का मोबाइल नंबर 22 को रवि और शालिनी का जो है मोबाइल नंबर का लोकेशन एक ही जगह दिखा रहा। उन लोगों में काफ़ी दफ़ा बात भी होती है, और उससे ठीक पहले भी 1-2 दिन पहले भी कंटिन्यू इन लोगों से बात हो रही है। और ये बात रवि ने पुलिस को बताया नहीं। फरवरी 2022 को वे लोग मिले थे, और या फिर शालिनी जो है प्रयागराज आई थी। यहीं से पुलिस को क्लू मिलता है कि रवि कुछ ना कुछ छिपा रहा है। उसके बाद पुलिस जो है रवि से कड़ाई के साथ पूछताछ करती है, और रवि जो है सारा वाकया पुलिस के सामने खोल देता है कि उसने क्यों और किस तरह से शालिनी का कत्ल किया। दरअसल 13 फरवरी को शालिनी का फोन आता है, और रवि को जब वह फ़ोन करती है तो वो बताती है कि मैं जो है 14 तारीख को वैलेंटाइन डे का दिन तुमसे मिलना चाहती हूँ, हम लोग एक साथ वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करना चाहते हैं। रवि खुश होता है। शालिनी जो है ट्रेन पकड़ के दिल्ली से प्रयागराज आती है, और यह बात वो अपने घर वालों को नहीं बताती है कि वह घर आ रही है, लेकिन वह रवि को बता देती है। वह जैसे ही स्टेशन पर आती है, रवि उसको पिकअप करने जाता है। पिकअप करके उसको ले करके आता है। वह रवि के घर पर आ जाती है, और रवि के घर पर कोई रहता नहीं है। रवि और उसका एक बड़ा भाई एक साथ रहते थे, लेकिन उस समय रवि ही अकेले था, और शालिनी को लेकर के अपने घर आया। और घर आने के बाद रवि जो है शालिनी को एक फ़ोन गिफ्ट करता है। शालिनी भी खुश, और इधर रवि बोलता है कि लाओ, मैं तुम्हारे जितने भी पुराने फ़ोन में डेटा है, फ़ोटो हैं, इमेजेस हैं, उसको मैं न्यू फ़ोन में ट्रांसफ़र कर देता हूँ। यह बोलते हुए वह शालिनी से मोबाइल ले लेता है, और फिर शालिनी जो है वॉशरूम चल जाती है। और इधर जब रवि उसके फ़ोन के डेटा वगैरह ट्रांसफ़र कर रहा था न्यू फ़ोन में, तो वह शालिनी के गैलरीज में जाता है, और बहुत सारे ऐसे फ़ोटो रहते हैं जो उसके ऑफिस के रहते हैं जहाँ पर वह काम करती है। कुछ काम करने वाले कलीग लोग थे, तो नॉर्मल हाथ मिलाना या फिर कंधे पर हाथ रख देना, जैसा कि उसमें कुछ गलत नहीं है। और एक साथ हम लोग जब काम करते हैं तो कोई चीज़, अगर बर्थडे किसी और का भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, या फिर कोई अच्छा काम करने पर विश करता है तो हाथ मिलाता है, तो बस नॉर्मल फ़ोटो थे। रवि वह उन फोटो को देख लेता है, और कुछ अलग ही मानसिकता उस सेम पॉइंट में उसका बनने लगता है। वह यह सोचता है कि शालिनी जो है दिल्ली जाने के बाद बदल गई है, इसका जो है दूसरे लड़कों के साथ रिलेशन, दोस्ती होने लगा है। शालिनी वॉशरूम से जब आती है तो रवि यह बात पूछता है उससे। शालिनी यही जवाब देती है कि वे सब मेरे ऑफिस के फ्रेंड हैं, वैसा कुछ भी नहीं है। और इस बात को लेकर के रवि और शालिनी के बीच में लड़ाई झगड़ा बकझक शुरू हो जाता है, और गुस्से में रवि जो है शालिनी का गला दबा देता है, गला घोट देता है। शालिनी मर जाती है, और उसका अब कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा, तो उसको कुछ सोचना नहीं है। आनन फानन में वह जो है एक बोरी लेकर के आता है, और बोरी में शालिनी का लाश को है पैक करता है, बाकायदा उसका सिलाई करता है, और रात होने का इंतजार करता है। रात जब होता है अपना गाड़ी निकालता है, और उस गाड़ी के पीछे उस बोरे का जो शालिनी का लाश रहता है उसको बांधता है, और फिर वापस जो है उसी हाईकोर्ट के पास जाता है जहाँ पर कुछ दूरी पर एक कुआं था, और उसी कुआं में वह शालिनी का जो डेड बॉडी रहता है, जो बोरा में पैक रहता है, उसको रस्सी के सहारे नीचे गिरा देता है, ताकि रात में अगर डायरेक्ट ऊपर से फेंकता है तो आवाज़ होगी, लोग जग जाएंगे। इसलिए वह रस्सी के सहारे धीरे धीरे उस बोरे को नीचे कुएं में डालता है, और फिर रस्सी खींच लेता है। रवि को पहले से उस कुएं के बारे में मालूम था। वह जानता था कि वह कुआं जो है मौत का कुआं बोला जाता है, और बहुत सारे इस तरह के केस जो है वहां पर हुए हैं, तो शायद किसी को शक नहीं होगा, इसलिए वह लाश को डंप करने के लिए वही जगह खोजता है, वहीं पर वह फेंक देता है। उसके बाद फिर वह बाइक स्टार्ट करके वापस घर पहुंचता है उस सुनसान रात में, और कोई उसको देख नहीं पाता है। और फिर जो है वह सारी वारदात जो उसने अंजाम दिया उसको भूल जाता है, और एक आम जीवन बिताने लगता है। मकान मालिक का फोन शालिनी के पिता को आता है, और फिर वे शालिनी को फ़ोन करते हैं तो फ़ोन नंबर भी नहीं लगता, और उनको भी कोई जानकारी नहीं रहता है कि शालिनी इलाहाबाद प्रयागराज वापस आ रही है छुट्टी में। तब वो परेशान हो जाते हैं, और जब वो रवि को यह बात बताते हैं तो रवि भी उन शालिनी के परिवार वालों के साथ खोजने लगता है, उसका पता लगाने लगता है। 14 तारीख वैलेंटाइन डे का दिन शालिनी का कत्ल उसी के फ्रेंड या उसी के बॉयफ्रेंड ने कत्ल किया, और ठीक
6 दिन के बाद 20 तारीख को पुलिस ने इस डेड बॉडी को बरामद किया और उसके बाद फिर जो है रवि से सारा सच उगलवाया और इस केस का पर्दाफाश किया, किस तरह से कातिल ने इस घटना को अंजाम दिया। इस केस में यही है कि पुलिस को कातिल को ज़्यादा पकड़ने के लिए ज़्यादा परेशानी नहीं होना पड़ा। कातिल जो था वह पुलिस के नज़रों के सामने शुरू से था, बस पुलिस को एक सबूत, पुलिस को शक भी काफ़ी पहले से डेड बॉडी मिलने के बाद से उस रवि नाम पर थी, जो शालिनी के हाथ पर टैटू के रूप में छपी हुई थी। बस पुलिस को एक सुराग, एक सबूत की तलाश थी, जो पुलिस को मिल गई और उसके बाद उसने रवि को गिरफ्तार करके जेल भेजा। और इधर शालिनी के घर वाले भी कभी उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था, जो कभी एक होना चाहते थे, एक साथ जिंदगी बिताना चाहते थे और एक मैदान के दोनों प्लेयर थे, और उनको, शालिनी के घर वालों को विश्वास नहीं होता कि कोई मैदान का प्लेयर भी इस तरह का उनके बेटी का कत्ल करने का साजिश रच सकता है। तो आज की कहानी यही थी। कल हम लोग फिर ऐसे किसी कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।